हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियोस डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 8 जो कि है हमारा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले हमने जो लेक्चर इसका हमारा 8.1 था उसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि डीपीएसपी कहते किसे हैं। डीपीएसपी के बारे में समझा था कि डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 37 के बारे में। तो आप आज की वीडियो ये लेक्चर 8.2 देखने से पहले आप लेक्चर 8.1 देख लेना। इससे क्या होगा कि आपका एक लिंक जुड़ जाएगा स्टार्टिंग से। तो आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि डीपीएसपी को कितनी क्लासिफिकेशंस में बांटा गया है, जैसे कि सोशलिस्ट थ्योरी, गांधीयन थ्योरी और लाइबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, यानी कि 3 बेसिस पे डीपीएसपी को क्लासिफिकेशंस किया गया है। इससे पहले हमने एम लक्ष्मीकांत को जो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और ये वीडियो किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है? हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उन सब के लिए क्या रहने वाली है, ये हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो या रेलवे जैसी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उनके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। या अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th या 12th में है और उनके पास ऑप्शनल यानी कि उनके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उनके लिए भी क्या रहने वाला, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप ये जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रिंसिपल यानी कि जो हमारे डीपीएसपी को क्लासिफिकेशंस किया गया, बांटे गए हैं, तो किसके 3 आइडियोलॉजी के बेस पे उसको क्या रखा है और सोर्स के बेस पे से क्लासिफाइड किया गया, यानी कि इसके क्लासिफिकेशंस हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें जो डीपीएसपी हमारा इंस्ट्रक्शंस है वो 3 कौन कौन से क्लासिफिकेशंस में बांटा गया। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सोशलिस्ट थ्योरी यानी कि सामाजिक सिद्धांत, दूसरा है हमारा गांधीयन थ्योरी यानी कि गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है हमारा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यानी कि उदार और बौद्धिक सिद्धांत। यानी कि इन 3 बेसिस के 3 इन बेस ऑब्जेक्टिव्स पे क्या है, हमें डीपीएसपी देखने को मिलता है। किसमें? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर, और आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51A तक हमें ये देखने को मिलता है। तो आज हम आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 51 तक पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर हम सबसे पहले प्रिंसिपल्स की बात करते हैं यानी कि सबसे पहले क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, जो क्या है हमारा सोशलिस्ट थ्योरी है यानी कि हमारा सामाजिक सिद्धांत है, उसमें उसके बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 38 है, यानी कि हम बात करें आर्टिकल 38 के अंदर ही, जैसे कि आर्टिकल 38 से लेकर के आर्टिकल 47 तक हमें क्या देखने को मिलता है, इन सोशलिस्ट थ्योरी के ऊपर देखने को मिलता है। उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 ये कहता है कि स्टेट प्रमोट करेगा हर एक ऐसे वेलफेयर पीपल्स के लिए जो कि क्या करेगा, सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोशल ऑर्डर by reducing inequalities, income, status, facility and opportunities by the ensuring social, economic and political justice। ये बात रखी गई है आर्टिकल 38 के अंदर। मतलब कि स्टेट इस बात के लिए क्या करेगा, प्रमोट करेगा हर एक सामाजिक कल्याण वाली जो चीजें हैं वो स्टेट को प्रमोट करने का काम रखा गया है। जैसे कि बात करें तो राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानता को कम करके सामाजिक अवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए कल्याणकारी दावों का प्रयास करता रहेगा। ये बात रखी गई है आर्टिकल 38 के अंदर। यानी कि बताने की, ये समझाने की आर्टिकल 38 के अंदर ये कह रहा है कि स्टेट क्या करेगा, हर एक जैसे कि अगर हमने अभी बात की कि वो सिक्योर प्रोटेक्टिंग करने का काम करेगा, जैसे कि जो इनइक्वालिटीज है, इनकम है, स्टेटस है, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटी, ये सब इंश्योर करने का काम करेगा। किसके द्वारा? तो राज्य के द्वारा इंश्योर करने का काम रहेगा। ये बात रखी गई है आर्टिकल 38 के अंदर। आर्टिकल 39 में क्या रखी गई है? आर्टिकल 39 के अंदर ये हमें कुछ ऐसे तत्व रखे गए जो काम किसके लिए रखा गया है, तो स्टेट के लिए रखा गया है कि राज्य सरकार यानी कि जो राज्य है वो इन सब के लिए वो क्या करेगा, काम करेगा। जैसे कि द स्टेट सेल इन पर्टिकुलर वर्क टूवर्ड द सिक्योरिंग द फॉलोइंग पॉलिसी। यानी कि राज्य के लिए एक क्या बना दिया कि एक ये पर्टिकुलर काम बना दिया गया है कि इसको फॉरवर्ड यानी कि इसको बढ़ाने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए राज्य के द्वारा इन पॉलिसियों के तहत काम किया जाएगा। जैसे कि पहला दे रखा है राइट
ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड इक्वाटेंट मीन्स ऑफ लाइवहुड, यानी कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार दिया जाएगा, यानी कि राज्यों के द्वारा। फिर दूसरे में क्या रखा गया है, इसमें रखा गया टू ऑर्गेनाइज द ऑनरशिप एंड कंट्रोल टू मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड्स, यानी कि भौतिक संसाधन की जो स्वामित्व और जो नियंत्रण है उसको सामान्य जन भलाई के लिए व्यवस्था करना राज्य का दायित्व होगा। तीसरी बात क्या रखी गई है, अवॉइडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, मतलब कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का केंद्र नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ ही व्यक्तियों के धन के केंद्र का मतलब है कि जो ज्यादा पैसा है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास नहीं रहेगा। सरकार के लिए क्या, सरकार क्या करेगी, जो धन है वो हर एक पब्लिक के पास मिनिमम वेजेस तक पहुंचाएगी, जिससे कि जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक आदमी को सरवाइव करने के लिए उन सब के पास भी पहुंचाएगी। ये स्टेट का काम रखा गया है आर्टिकल 39 के अंदर। फिर इक्वल, यानी कि चाहे चाहे मैन हो या ह्यूमन हो, दोनों के लिए क्या है, एक इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट की बात सरकार के यानी कि राज्य के द्वारा रखी गई है आर्टिकल 39 के अंदर। लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। यदि हम किसी इंस्टीट्यूशंस में जाएं, तो जैसे कि अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, यदि एक ही ह्यूमन पीपीटी बनाने का काम करते हैं, वहीं एक मैन पीपीटी बनाने का काम करता है, दोनों का काम अगर इक्वल है, लेकिन मैन के कंपेयर में वुमेन की सैलरी कम देखने को मिलती है। लेकिन आर्टिकल 39 क्या कहता है कि सरकार इस चीज के लिए काम करेगी, यानी कि जो स्टेट है वो इस चीज के लिए काम करेगी कि चाहे वो मैन हो या ह्यूमन हो, उन दोनों के इक्वल काम के लिए क्या है, उन्हें इक्वल पैसे दिए जाएंगे। ये बात रखी गई है आर्टिकल 39 के अंदर। इसीलिए अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई एम्प्लॉय है, चाहे वो मैन हो या ह्यूमन हो, अगर उनका काम सेम है तो उन्हें समान वेतन यानी कि इक्वल पे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसके अंदर रखा गया है, डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में। उसके बाद प्रोटेक्शंस ऑफ द पावर एंड हेल्थ वर्क, यानी कि श्रमिकों की जो शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करना किसका काम होगा, राज्य का काम होगा। जो भी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं चाइल्डहुड या यूथ केयर में, यानी कि छोटे बच्चे जो युवा है हमारे कंट्री के अंदर, तो बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण होने से रोकना क्या होगा, ये राज्य का दायित्व होगा। ये सारी बातें किसके अंदर रखी गई है, आर्टिकल 39 के अंदर ये सारी बातें रखी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 के बारे में। आर्टिकल 41 ये कहता है कि सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन अ केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, यानी कि आर्टिकल 41 के अंदर राज्य के लिए ये दायित्व दिया गया है कि वो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और जो विकलांगता यानी कि जो डिसेबिलिटी पर्सन है, जैसे कोई चलना सकना, किसी को दिखाई ना देना, तो इन सब के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करना, ये किसका दायित्व दिया गया है, तो ये एक स्टेट का यानी कि राज्य का दायित्व दिया गया है। आर्टिकल 42 क्या कहता है, आर्टिकल 42 कहता है द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर इंश्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर अ माइनॉरिटी रिलीफ, यानी कि आर्टिकल 42 के अंदर राज्य के लिए यह दायित्व दिया गया है कि राज्य काम की जो न्याय संगत और जो मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मारते राहत के लिए क्या है, प्रावधान रहेगा। यह बात रखी गई है आर्टिकल 42 के अंदर। मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, जो आखिर हमारे डीपीएसपी है वो इसी चीज के लिए काम करता है कि वो सरकार को एक इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है, एक डायरेक्शंस दिखाने का काम करता है कि इस राज्य किस डायरेक्शंस में काम करेगा, और वही सारी बातें अलग अलग आर्टिकल में बताई गई है। आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 कहता है द स्टेट सेल्स इन द वोर्ड टू इंश्योर टू ऑल द वर्क लिविंग वेज एंड रिस्पॉन्सिबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यानी कि राज्य के सभी जो कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास राज्य के द्वारा कराया जाएगा। यानी कि जो भी एक आदमी के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए, तो उस सबको प्रोवाइड कराना किसका काम होगा, किसका दायित्व होगा, तो राज्य का दायित्व होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो मनरेगा जैसे एक स्कीम है जिसमें क्या है, लोकल में 100 दिन के लिए रोजगार प्रोवाइड कराने की बात रखी जाती है। इसका कारण ये था कि जो राज्य है वो हर एक जो मिनिमम मजदूरी है यानी कि जो मिनिमम मजदूर है उनको रोजगार दे करके एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको प्रोवाइड कराया जा सके। आर्टिकल 43A, यहाँ पे आर्टिकल 43A का मतलब है कि आर्टिकल 43
को अमेंडमेंट करके इसमें जोड़ा गया। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट करके जोड़ते हैं तो उसके आर्टिकल के नंबर के आगे हम क्या लगा देते हैं, ABC करके ऐसे अल्फाबेट डाल देते हैं, जिससे ये पता चले कि इसे अमेंडमेंट किया गया है। आर्टिकल 43 को अमेंडमेंट करके क्या रखा कि द स्टेट शेल टेक स्टेप टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग के प्रावधान में जो श्रमिक की जो भागीदारी है सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ये भी दायित्व रखी गई है सरकार के लिए और इसे अमेंडमेंट करके आर्टिकल 43 में ऐड किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 47 के बारे में। आर्टिकल 47 कहता है टू राइज द न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड फॉर लिविंग ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि आर्टिकल 47 के अंदर राज्य का एक दायित्व बनाया है कि पब्लिक की हेल्थ को सिक्योर करना, यानी कि पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव करना और लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना, ये क्या होगा, राज्य का दायित्व होगा। जैसे कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो पहला गोल ही कहता है किससे, प्रॉवर्टी यानी कि भुखमरी से निपटने के टारगेट की बात रखता है। तो सिर्फ इसलिए ताकि सरकार के द्वारा भी क्या किया जा सके, तो अपनी कंट्री के अंदर जो पब्लिक हेल्थ है, न्यूट्रिशन लेवल है और लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल है, इन सबको इम्प्रूव करना, इन सब में सुधार लाना राज्य का दायित्व रखा गया है। अब हम दूसरा आइडियोलॉजी की बात करते हैं जो कि है गांधीयन प्रिंसिपल, जो कि है हमें किस किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46 और 47 और 48 में हमें देखने को मिलता है। यानी कि 47 एंड 48 में हमें क्या देखने को मिलता है, गांधीयन आइडियोलॉजी के उस पर हमें एक इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है स्टेट के लिए। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 में कहा गया है द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज द यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अगर हम जब लोकल गवर्नमेंट की बात की थी, जब एनसीईआरटी में हमने लोकल गवर्नमेंट डिस्कस किया था, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज, तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशंस में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट करके हमने क्या लिया था, तो पंचायती राज स्थापित किया था। लेकिन उसका हमें क्लू कहाँ देखने को मिलता है, तो डीपीएसपी में गांधीयन आइडियोलॉजी में हमें इसका एक वो हिंट देखने को मिलता है कि हमारे डीपीएसपी में भी किसकी बात रखी गई है, तो लोकल गवर्नमेंट यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात रखी गई है। इसमें ये कहा गया था कि अगर किसी भी गांव में अगर आप अपने गांव को डेवलप करना चाहते हैं तो वहां के लोकल गवर्नमेंट यानी कि लोकल पीपल को अथॉरिटी दीजिए अपने गांव को डेवलप करने के लिए। किसको डेवलप, यानी कि अपने गांव को डेवलप करने के लिए, क्यों, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि उनके विलेज में किस तरीके की प्रॉब्लम है। तो ये सारी बात किस में रखी गई थी, डीपीएसपी में रखी गई थी और हमने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमने अपने कंट्री के अंदर लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नमेंट नाम से एक बॉडी को स्थापित किया, जिसमें राजस्थान पहला स्टेट था जिसमें म्यूनसिपैलिटीज पंचायत स्थापित हुआ था। फिर आर्टिकल 43 में क्या कहा गया, आर्टिकल 43 कहता है द स्टेट सेल्स endeavor टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया ऑन इंडिविजुअल्स और कोऑपरेटिव बेसिस। यानी कि आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्तिगत या जो सहकारी आधार पर जो कुटीर उद्योग है, यानी कि जो हमारा कॉटेज हो, यानी कि जो हम जिसमें हम कहते हैं कि जो सिलाई बुनाई जैसी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना, जिसकी वजह से क्या है, एक रूरल एरिया पे भी क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट का जरिया बनेगा। और उससे जैसे ही अगर हम रूरल एरिया पे अगर बात करें कॉटेज इंडस्ट्री आती है तो इससे क्या होगा, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने से इनकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छी होगी। तो इस चीज के बारे में बात रखता है किसके अंदर, 43 के। यानी कि अगर हम बात करें जो हम गांधीयन प्रिंसिपल आइडियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जो गांधी जी की जो पर्सनल आइडियोलॉजीज थी कि गांव को कैसे डेवलप किया जाए, तो हम उनके विचार पे ये सारी बातें रखी गई है। क्यों, क्योंकि जैसे कि अभी हमने पहले यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल में जो आर्टिकल 40 डिस्कस किया, इसमें हमने बात की अभी पंचायत और लोकल गवर्नमेंट। यानी कि गांधी जी का कहना था कि हमारा देश इसलिए गरीब है क्योंकि हमारा गांव गरीब है। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कि यदि आपको इंडिया को डेवलप करना है तो आप पहले इंडिया के गांव को यानी कि भारत के गांव को डेवलप कीजिए, इंडिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो ग्रो हो जाएगा। तो उन्हीं की इस विचारधारा को हमने किस में रखा है, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में रखा है, एक गांधीयन प्रिंसिपल आइडियोलॉजी के
नाम से। फिर आर्टिकल 43B, यहाँ पे भी अल्फाबेट आ गया, यानी कि इसको भी हमने आर्टिकल 43 में अमेंडमेंट करके आर्टिकल 43 में ऐड किया है। तो इसमें रखा गया है कि प्रमोशन ऑफ वॉलेंट्री फॉर्मेशंस, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग्स, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी कि सहकारी समितियां के स्वैच्छिक गठन, स्वास्थ्य कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और तो इसमें किसकी बात जैसे कि लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर संबंध प्रावधान को बढ़ावा देने की बात रखी गई किसमें, आर्टिकल 43B के अंदर। फिर अगर हम 46 की बात करें, इसमें कहा है कि स्टेट क्या करेगा, प्रमोट करेगा एजुकेशनल किसके और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी हमारे वीकर सेक्शन है हमारे सोसाइटी के अंदर, जैसे कि पर्टिकुलर हम बात करें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, या जो अदर वीकर सेक्शन है उनके बारे में। जैसे कि अगर हम हिंदी में देखें तो राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजातियां यानी कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्गों के लिए क्या होगा, उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देना राज्य का दायित्व होगा। ये बात रखी गई है आर्टिकल 46 के अंदर। अब बात करते हैं आर्टिकल 47 में। अब आर्टिकल 47 में क्या बात रखा गया, आर्टिकल 47 कहता है स्टेट सेल टेक स्टेप टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी कि राज्य इम्प्रूव यानी कि हेल्थ पब्लिक यानी कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या उठाएगा, कदम उठाएगा और प्रोहिबिटेड द कंजम्पशंस ऑफ मतलब इंटॉक्सिटिंग ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स इंजेक्शंस ऑफ टू हेल्थ, यानी कि मतलब इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि आर्टिकल 47 कहता है राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार के लिए कदम उठाएगा, जैसे कि नशीले पेय पदार्थ या स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन पर रोक लगाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, बिहार में क्या है, एल्कोहल यानी कि जो हमारा एल्कोहल है वो क्या है, पूरी तरीके से बैन है। ये किसके तहत बैन किया गया था, तो ये डीपीएसपी आर्टिकल 47 के तहत क्यों बैन किया गया था, क्योंकि इसमें राज्य का एक दायित्व है कि वो पब्लिक की हेल्थ को क्या करे, इम्प्रूव करे। और अगर इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो राज्य सरकार, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ड्रिंक्स हो गया या ड्रग्स हो गया, इन सब पे वो क्या कर सकते हैं, तो बैन लगा सकती है। आर्टिकल 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 कहता है टू prohibited the shelters of cow, claves and other village animal and to raise cattle and improve their breeds, यानी कि आर्टिकल 48 के अंदर कहा गया है कि जो भी जानवर, जो दूध देने वाले जो जानवर है उनकी वध पे यानी कि उनको जो मारा जाता है उन पर रोक लगाया जाए, और जो भी मवेशियां हैं उनको पालने और उनकी नस्ल में सुधार करने का जो दायित्व दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो राज्य सरकार यानी कि राज्य का दायित्व दिया गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड आइडियोलॉजी के बारे में, जो कि है हमारा लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में, जो किसके बारे में बात करता है, जो उदार और बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। आर्टिकल 44 कहता है टू एंडोवर्स यानी कि एंडोवर टू इंश्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राज्य के क्षेत्र में जो नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना राज्य का दायित्व होगा। आर्टिकल 45 कहता है प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू सेल अंटिल द कंप्लीट एज ऑफ 6 ईयर, यानी कि आर्टिकल 15 कहता है कि जैसे ही कोई बच्चा अपनी 6 साल पूरी करेगा, 6 साल से लेकर के 14 साल तक की जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना यानी कि उसको शिक्षित करना राज्य का दायित्व होगा। जैसे कि अब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन भी क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो किसके अंदर आता है, जो आता है हमारा आर्टिकल 21 के अंदर। और जो हम अगर बात करें किसका बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है किसकी, तो पेरेंट्स का ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी बना रखा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप बच्चों को 6 साल से 14 साल तक
के बच्चों को अगर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराते हो तो आप तो एक तो उसका फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हो और प्लस उसका आपका क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आप अपने बच्चों को जो 14 साल से 6 साल, सॉरी 6 साल से जो 14 साल के बीच में, उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। और इसीलिए इसको एक राज्य का दायित्व भी बना दिया कि राज्य को भी कहा है कि हर एक बच्चे को जो 6 साल से 14 साल तक है उसको आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना होगा। आर्टिकल 48 कहता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न ऑन साइंटिफिक बेसिस, यानी कि आर्टिकल 48 के अंदर कहा गया है कि जितने भी जो पशुपालन है उनको मॉडर्न यानी कि आधुनिक तरीके से और वैज्ञानिक बेसिस पे क्या करना, उसको सुधार करना, उसमें सुधार लाना, ये क्या है, राज्य का एक दायित्व बनाया गया है। आर्टिकल 48 यहाँ पे भी आ गया, आर्टिकल 48 यानी कि यहाँ पे भी अल्फाबेट आ रहा है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 48 को अमेंडमेंट करके आर्टिकल 48 में इसको जोड़ा है। टू और क्या किस चीज के बारे में बात करता है, तो ये बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी कि राज्य का एक दायित्व बना दिया गया है कि आपको अपने एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा, उसमें सुधार करना, देश के वनों एवं जो वन्य जीव की रक्षा करना क्या है कि राज्य का दायित्व है। जिसके वजह से आज के टाइम पे क्या है, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जिसको मारना क्या है हमारी कंट्री में बैन कर रखा है। यदि आप जिस जानवर को मारने पे बैन लगा रखा है और उसको अगर कोई आदमी मारता है तो उस पर क्या करेगी, तो उसे कानून के तहत या लॉ के तहत क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 49 के बारे में। आर्टिकल 49 कहता है टू प्रोटेक्ट एवरी जो यानी कि मोन्यूमेंट्स और प्लेस ऑफ आर्टिक्स और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेट, यानी कि आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राज्य का ये दायित्व होगा जितने भी जो कलात्मक है यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स है, जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो ऐतिहासिक यानी कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो भी ऐतिहासिक महत्व जैसे स्मारक जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, या जो भी एशियंटिक बिल्डिंग्स है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जैसे एलोरा केव हो गया, इस तरीके से क्या है जितने भी जो हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट्स होंगे या स्मारक या टेम्पल्स होंगे या बिल्डिंग्स होंगे, उनकी रक्षा करना, उनको सिक्योर करना स्टेट का दायित्व होगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है, टेकिंग स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, यानी कि इसमें आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य सरकार कदम उठाएगी सेपरेट करने के लिए जुडिशरी को किससे, एग्जीक्यूटिव और जो पब्लिक सर्विस है उसको अलग करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाना, ये क्या बना दिया, राज्य का अपना एक दायित्व बनाया गया है। आर्टिकल 50 क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल 51 डिक्लेयर करता है कि स्टेट सेल इंडोवर टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि राज्य का ये काम होगा, राज्य इस बात को प्रमोट करेगी, राज्य का ये दायित्व होगा कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना राज्य का दायित्व होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने बहुत बार राज्य का नाम सुना होगा यानी कि स्टेट का वर्ड आपने सुना होगा। यहाँ पे स्टेट का मतलब आ जाता है हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व। और इस यहाँ पे स्टेट की जो डिफिनेशंस है आर्टिकल 36 में वही सेम डिफिनेशंस रखा गया है जो कि हमें फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 में देखने को मिलता है। तो सेम मीनिंग और सेम डिफिनेशंस आर्टिकल 36 में भी रखा गया है। और आपको दोनों लिखना है यानी कि आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 लिखना है कमेंट बॉक्स में कि स्टेट की क्या डेफिनेशंस दी गई है। आर्टिकल 51 में 3 तरीके की बात रखी गई है स्टेट के लिए, यानी कि अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो उसमें कहा गया है कि मेंटेनिंग जस्ट एंड हॉरेबल रिलेशंस विद नेशंस, यानी कि राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना राज्य का दायित्व होगा। जैसे कि अगर आज हम बात करें तो आज के टाइम पे हमारे हर मोस्ट ऑफ कंट्री से क्या देखने को मिलते हैं, एक अच्छे रिलेशंस देखने को मिलते हैं पास्ट के टाइम से। यानी कि अगर हम अपना पास्ट में देखें अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उस टाइम से लेके आज जब हम 2022 के नवंबर एंड ऑफ नवंबर में भी बैठे हुए हैं, तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि भारत की जो वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिसी है वो क्या है, आज के एक उभरती हुई एक मॉडर्न और एक सबसे बढ़िया मतलब इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी मानी जा रही है। क्यों भारत ने हमेशा किया है, इंडिया ने हमेशा किसका सपोर्ट किया है, तो पीस और सिक्योरिटी का सपोर्ट रखा है।
जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, तो उसमें भी इंडिया ने हमेशा किसका पक्ष रखा है, तो वो हमेशा पीस के फेवर में वोट रखा है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बात रखी गई थी एक मीटिंग में कि ये जो समय है ये वॉर का समय नहीं है, ये पीस का समय है, तो पीस स्थापित करने के लिए बात कही गई थी। एक एग्जांपल हम इसका कोल्ड वॉर के टाइम पे भी देख सकते हैं। तो कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में जब सारी कंट्री एक दूसरे के अलग अलग ग्रुप में जा रही थी, तो उस टाइम इंडिया ने क्या किया था कि हम नॉन अलायंस मूवमेंट में देंगे, यानी कि हम किसी भी एक ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना हम किसी भी एक ग्रुप कंट्री के ग्रुप में शामिल होंगे, हम निष्पक्ष रहेंगे, यानी कि हम किसी में भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मेन मकसद था कि दुनिया पे यानी सॉरी कि इंटरनेशनल लेवल पे हमें क्या करना है, पीस स्थापित करना है, और जो कि राज्य का एक दायित्व बना रखा है। फिर प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड टेरिटरी, यानी कि राज्य का ये दायित्व होगा जो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी लॉ बनाए गए हैं या जो भी कानून है, जो भी ट्रीटी किए गए, उसका रिस्पेक्ट करना, उसकी रिस्पेक्ट करना राज्य का दायित्व होगा। जैसे कि हमने वर्ल्ड बैंक के हेल्प से हमारे यानी कि वर्ल्ड बैंक ने हमारे इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी संधि करवाई थी, यानी कि ट्रीटी करवाई थी। तो इसके तहत क्या था कि आज भी हम जो वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको एकदम फुलफिल फॉलो एज अ रिस्पेक्ट की तरह आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान ऐसे बहुत से लॉ है जो कि इंटरनेशनल लेवल को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने बहुत टाइम से क्या हो रखा है, तो इंटरनेशनल जो भी लॉ है उसको ब्रेक कर रखा है। लेकिन इंडिया ने हमेशा इस बात को इंश्योर किया है कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है या जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, उसको रिस्पेक्टफुल, उसको फॉलो करना और उसको मेंटेन करना। क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या दे रखा है, आर्टिकल 51 के अंदर इस बारे में बात रखी गई है कि राज्य का काम होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी संधियां की गई हैं, या जो भी एक राज्य से दूसरे राज्य से रिलेशंस होगा, वो क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए और किसमें सम्मानजनक होना चाहिए। और तीसरे सेंटेंस में क्या बात रखी गई है कि टू इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट बाय द आर्बिट्रेशंस, यानी कि मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना। यानी कि राज्य का काम होगा कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट चल रहा हो, उसको क्या करना, पीसफुल तरीके से निपटाना राज्य का दायित्व होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया था, तो इसमें क्या है, हमने बहुत से टेरिटरी बांग्लादेश कंट्री के साथ क्या किया था, तो एक्सचेंज किया था। तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हमने किस तरीके से जो हमारा इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट था इंडिया का बांग्लादेश के साथ, हमने पीसफुल क्या किया, उसको सेटलमेंट किया है। लेकिन आज भी हम अपने कश्मीर का जो डिस्ट्रीब्यूट उसको सॉल्व इसलिए नहीं कर पाए पीसफुल, क्योंकि उसमें पाकिस्तान सपोर्ट ही नहीं करता है कि वो पीसफुल तरीके से रिजॉल्व हो। जबकि वहीं पे अगर हम एग्जाम्पल देखें 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तो ये सबसे एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है किसके लिए, कि पीसफुल सेटलमेंट, यानी कि जो भी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट है उसको किस तरीके से शांतिपूर्वक सॉल्व किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ डीपीएसपी के बारे में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम कल अपना लेक्चर 8.3 डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे पहले हम अपने यानी कि उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाके हम अपना आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।